नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस मैनिया। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कैसा चल रहा है सब कुछ और कैसे हो आप लोग। तो साथियों, आप सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी की हमारी फ्री सीरीज चल रही है डिफेंस मैनिया चैनल पर, है ना। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। जो नए बच्चे हैं उनसे विनती है, कृपया करके पुरानी वीडियोस को देखते हुए यहां तक आए। सीधा इस वाले लेक्चर को देखोगे तो प्रॉब्लम होगी। इस सीरीज में हम सारे वो इंपॉर्टेंट पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो आपके अपकमिंग सीडीएस और सीएपीएफ के पेपर में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी का बहुत अहम रोल है सीडीएस के पेपर में भी और सीएपीएफ के पेपर में भी। तो आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आप एनडीए या एफकेट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप पॉलिटी के लिए सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, शुरुआत करते हैं सेशन की विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, तो गाइज दिस समथिंग अबाउट मी। आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं पिछले 10 सालों से डिफेंस और यूपीएससी एग्जाम्स को पढ़ा रहा हूँ, मतलब डिफेंस और यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप बाकी पढ़ लेना। चलो भैया आ जाओ। या- कल हमने कई सारे कंसेप्ट सीखे थे, आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे और कंसेप्ट भी सीखेंगे, राइट। चलो आ जाओ। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करना क्योंकि सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेजेंट एज मेंशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक हल्का सा स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको नहीं पता, हल्का सा एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों, मान लो ये हो गया प्रेसिडेंट। ओके सर। प्रेसिडेंट के नीचे ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है सर। वाइस प्रेसिडेंट के नीचे मान लो ये हो गया पीएम। ठीक है सर। और पीएम के नीचे ये हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री अकेले तो पूरे देश को नहीं चला सकते, है ना। इसलिए कई सारे मिनिस्टर्स मिलके देश को चलाते हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन को देखते हैं देश की, डिफेंस मिनिस्टर देश के डिफेंस को देखते हैं, होम अफेयर्स मिनिस्टर देश के अंदरूनी मामलों को देखते हैं, इंटरनल मैटर्स को देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस को देखते हैं। तो जितने भी मिनिस्टर्स प्रधान मोदी जी के साथ मिलकर देश को संभाल रहे हैं, जितने भी मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर देश को संभाल रहे हैं, उन सब मिनिस्टर्स को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ध्यान रखना। एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी ये मिनिस्टर्स पीएम मोदी के साथ मिलकर देश को संभाल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री मोदी भी या प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा। अब यहां पे क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 74 है वो क्या बोलता है कि अगर ये पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखो पीएम इज आल्सो पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो मैंने अलग से पीएम को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड पीएम होते हैं। बाकी ध्यान रखना, पीएम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, डन। समझो, समझो। आर्टिकल 74 क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राष्ट्रपति को कोई एडवाइस देंगे तो राष्ट्रपति को वो एडवाइस माननी पड़ेगी। पढ़िए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट मेंशन। तो अगर ये पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे तो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, ऐसा आर्टिकल 74 में लिखा है। सिंपल सा सवाल, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम अलाउड इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? यहां पे पूछा है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मतलब यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ, मतलब ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हमारे, इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? समझाता हूं, समझेंगे? ठीक है, देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों हाउस से मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ध्यान रखना, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो दोनों हाउस से बनते हैं। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि किसी एक हाउस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब वही मिनिस्टर्स का ग्रुप। हेल्थ अफेयर्स मतलब हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, जितने भी देश को मंत्री चला रहे हैं
उन सब मिनिस्टर के ग्रुप को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, बल्कि पूरा लिख लो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब सही है। ठीक है, तो जितने भी देश के अंदर मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ एक हाउस से नहीं होते, मिनिस्टर्स दोनों हाउस से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे सवाल ये पूछा है कि इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ होती है, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है। यहां पे पूछा गया है कि इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है। ध्यान रखना, अगर बात इनकी स्ट्रेंथ की है ना, तो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका 15% निकाल लो, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका 15% निकाल लो, जितना भी आएगा, जितना भी आएगा। ठीक है, मान लो लोकसभा की स्ट्रेंथ 100 है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि लोकसभा की स्ट्रेंथ 100 है, 100 का 15% कितना हुआ, 15। जो भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15% निकालो, जितना भी आएगा उससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। मतलब ये कि अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 100 है, 100 का 15% निकालो, कितना हुआ, 15। मतलब देश में 15 से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। क्लियर है, ये रूल पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इस रूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, 91st, ठीक है, इस रूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस रूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 91st अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट 2003 से जोड़ा गया। इस अमेंडमेंट के बाद ये रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, ये 15% वाला। ठीक है, पहले ये रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो लोकसभा की जो भी स्ट्रेंथ होगी उसका 15% देख लो कितना होता है, उतने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं देश में, उससे ज्यादा नहीं। मैं पहले बता दूं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो बनते दोनों हाउस से हैं, पर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ देखी जाती है तो हम लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% को देखते हैं। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते दोनों हाउस से हैं, पर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ देखनी होती तो हम लोकसभा के हिसाब से देखते हैं। क्लियर है, अब आ जाओ, सवाल कहां है भाई, आ जाओ, ये रहा सवाल। अब तो खेल आपके लिए, कर लो कि भैया मैक्सिमम कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, बताइए। तो भैया 15% ऑफ द लोकसभा स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑलरेडी बता दूं ये सीडीएस का पीवाईक्यू है, और सही बताऊं तो ये एनडीए में भी पूछा जा चुका है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। और ये रूल पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 91st अमेंडमेंट 2003 से रूल ऐड किया गया है, याद रहेगा। चलो आगे आ जाओ जी, ये मैंने यहां पे लिखा भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे आ जाओ। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिम्मेदार होते हैं लोकसभा को। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में साफ साफ लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट राज्यसभा। ठीक है, ध्यान रखना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा को जिम्मेदार हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा को जिम्मेदार है। इसका यह मतलब है कि अगर कभी लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया इनको हटाने के लिए तो इनकी नौकरी चली जाएगी। लोकसभा कभी भी बिल पास करके इनको हटा सकती है। अगर यहां पे लाइन लिखी है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसका यह मतलब है कि लोकसभा कभी भी बिल पास करके इनको हटा सकती है। क्लियर, और ये लाइन, ये बात कहां लिखी है, आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान रखना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है ना 75, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, व्हाट हैपेंस। ठीक है, क्या होगा भाई, ठीक है बताओ। देखिए भाई, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा के अंदर, अगर लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, तो क्या होगा। देखो जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार को गिराने के लिए होता है। कभी भी अगर आपके सामने ये शब्द आ जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो सरकार को गिराने के लिए, गवर्नमेंट को गिराने के लिए मोशन होता है। मतलब अगर सरकार अच्छे से अपना काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अपना अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उसको गिराने के लिए मोशन पास होता है। ठीक है, तो अगर एक बार ये मोशन लोकसभा ने पास कर दिया
तो ध्यान रखना जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है सबकी नौकरी चली जाएगी। सी इज द करेक्ट आंसर। एक बात और, ये जो शब्द है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये जो शब्द है नो कॉन्फिडेंस मोशन, दिस वर्ड इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वर्ड इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे संविधान में मेंशन है? नहीं, नहीं। ठीक है, तो अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे। अब याद करो, इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट कौन होता है? पीएम। तो पीएम भी जाएगा, सारे मंत्री भी जाएंगे, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो गया तो। क्लियर है? क्लियर? चलिए बढ़िया, आ जाओ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 प्रकार के मिनिस्टर्स आते हैं, ध्यान रखना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 प्रकार के मिनिस्टर्स आते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर्स, नंबर 2 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स। ये 3 टाइप के मिनिस्टर्स तो आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं भाई? कैबिनेट मिनिस्टर जैसे कि आपके एस जयशंकर, एक ऐसा मंत्री जो एक डिपार्टमेंट को अकेला संभाल रहा है ना, जैसे एस जयशंकर पूरा फाइनेंस अगर आप देखोगे अकेले संभाल रहे हैं। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर, पूरे डिफेंस को वो अकेले देख रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी कैबिनेट को, किसी डिपार्टमेंट को अकेला देख रहा होता है, ऐसे मंत्री को बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनसे थोड़ा सा छोटा होते हैं, इनसे थोड़ा नीचे आते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर सबसे छोटी रैंक के होते हैं। मतलब ये 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, आ जाओ। Which constitutional amendment made it mandatory for the president to act according to the advice of council of ministers? Very important. इनमें से वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसने ये चीज बोली थी कि राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानना ही पड़ेगा? इनमें से वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसने ये बात बोली थी कि राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानना ही पड़ेगा? तो इंदिरा गांधी जी के समय पे अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट 1976। कब हुआ था? तो 1976 में अमेंडमेंट हुआ था, और इस अमेंडमेंट से ये चीज ऐड कर दी गई थी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राष्ट्रपति को कोई एडवाइस देते हैं तो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। क्लियर? इस अमेंडमेंट को एक निकनेम से भी जानते हैं, इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, जो 42nd अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इस अकेले अमेंडमेंट ने हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे हैं। और ये अमेंडमेंट किसके समय पे हुआ था, या इस अमेंडमेंट को लाया कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी, जब प्रधानमंत्री थी देश की। ठीक है, राइट? क्लियर भाई? चलो अगले पे आ जाओ। अब आप सभी को याद है कि कल जब हमारी पॉलिटी की सीरीज हुई थी, मतलब कल वाला लेक्चर अगर आपने देखा हो, तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया था। याद आया? कल वाले लेक्चर में मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया था, है ना? तो 1-2 नए कंसेप्ट भी बताऊंगा मैं आज आपको वाइस प्रेसिडेंट के, जो मैंने कल नहीं बताए थे, आज मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आओ कुछ वीपी के क्वेश्चंस कर लें जो पेपर में आ सकते हैं। हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो कौन कौन वोट करता है? बताओ बताओ भैया, बताइए बताइए। तो ध्यान रखना किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। इस ट्रिक को ध्यान रखना, जब भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो कभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, याद करो जब मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था, और नहीं भी याद है तो यहां सुन लेना। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स तो वोट करते ही हैं, लेकिन स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, हर स्टेट की जो विधानसभा होती है, वहां के मेंबर्स भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट करते हैं, पर ध्यान रखना उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में
लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट नहीं करते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स वोट करते हैं बस। क्या लिखा है यहाँ पे? कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर दो ही हाउस होते हैं, एक लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा के दोनों हाउस के मेंबर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। पर यहाँ पे एक डिफरेंस ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूं, ये बहुत प्यारा सा डिफरेंस है, इसको पता होना चाहिए आपको, इसे सुन लेना, ठीक है? यहां ध्यान देना। ये हो गए प्रेसिडेंट और ये हो गए आपके वाइस प्रेसिडेंट। इस फैक्ट को ध्यान सुनना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना पार्लियामेंट के यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। पर जब उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, दोनों टाइप के मेंबर्स वोट करते हैं, दोनों टाइप के मेंबर्स वोट करते हैं। ध्यान रखना, क्लियर हुआ? ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। मैं बता रहा हूं, ये डिफरेंसेस अगर आपको नहीं पता पेपर में घूम जाओगे, बहुत इजीली घूम जाओगे। अब आप देखो ये मैंने क्यों बताया, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन वोट करता है, पढ़ो। तो हमारा आंसर क्या है? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पे मेंबर्स कौन से? इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी। मेंबर्स में दोनों आ गए ना, मेंबर्स में इलेक्टेड मेंबर्स भी आ गए, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ गए। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर्स वोट करते हैं, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। पर राष्ट्रपति के केस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं लोकसभा राज्यसभा के, अगर हम बात करें पार्लियामेंट की तो, ठीक है? द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय विच ऑफ प्रोसेस। अब आप बताओ, मैंने कल बताया था हल्का सा कि अगर उपराष्ट्रपति को उसके ऑफिस से हटाना है तो एक बिल पास करेगा राज्यसभा, शुरुआत राज्यसभा ही करेगा। अगर उपराष्ट्रपति को अगर उसके ऑफिस से हटाना है तो शुरुआत करेगा राज्यसभा, सबसे पहले राज्यसभा एक बिल पास करेगा, और इस बिल से अगर लोकसभा एग्री हो जाता है तो राष्ट्रपति की नौकरी गई। तो अगर कभी भी, यार मेरे मुंह से राष्ट्रपति निकल गया, सॉरी, अगर कभी भी उपराष्ट्रपति को उसके पद से निकालना है, कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से निकालना है, तो इनिशिएट राज्यसभा करेगा, राज्यसभा इनिशिएट करेगा प्रोसेस को, उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रोसेस को राज्यसभा शुरू करेगा। उसके बाद उस प्रोसेस से लोकसभा अगर एग्री हो जाता है तो उपराष्ट्रपति की नौकरी गई, ठीक है? अब मैंने ये बात भी कल बताई थी कि अगर हमें राष्ट्रपति को हटाना हो तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए शुरुआत लोकसभा भी कर सकता है प्रोसेस की, राज्यसभा भी कर सकता है, लोकसभा भी कर सकता है। पर जब उपराष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो राज्यसभा ही शुरुआत करेगा उपराष्ट्रपति को हटाने की। दिस इज द रूल, ठीक है? क्लियर है? आ जाओ। इन द एब्सेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करेगा? बताइए बताइए। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? अब आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता है, यह बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, मैंने बताया था, है ना? वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। पर आप सोचो अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो मतलब राज्यसभा का चेयरमैन भी नहीं है, क्योंकि यही तो चेयरमैन है राज्यसभा के। तो अगर उपराष्ट्रपति नहीं है मतलब राज्यसभा का चेयरमैन भी नहीं है, तो इस केस में राज्यसभा को प्रिसाइड करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है? तो राज्यसभा के किसी मेंबर को डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स में से ही किसी मेंबर को डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है, और अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उसके सारे काम करता है। अगर राज्यसभा का चेयरमैन अवेलेबल नहीं, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है मतलब राज्यसभा का चेयरमैन नहीं है, तो अगर चेयरमैन नहीं है तो चेयरमैन के सारे काम करता है राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के ही किसी मेंबर को बनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां पे एक बात और आप लोग ध्यान रखना, भले ही वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन है,
भले ही वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन है, पर ध्यान रखना वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ना ही लोकसभा का मेंबर होता है। वाइस प्रेसिडेंट किसी हाउस का मेंबर नहीं है, ना ही वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर है, ना ही वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा का मेंबर है। पर देखो उसके बावजूद भी वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये ट्विस्ट ध्यान रखना। क्लियर? क्लियर गाइस? आ रहा है मजा? सीरीज में आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। इस सीरीज को डेली फॉलो करें। इस सीरीज में बहुत कुछ आपके लिए लेके आया जाएगा, आपको सिखाने के लिए गाइस। ये मेरा प्रॉमिस आप सभी से। बस आप लोग रेगुलर रहें, और ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करते चलें। ठीक है भाई? क्लियर है? ठीक है गाइस। इसके अलावा आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिटेल में सीडीएस एग्जाम की, तो डिफेंस मैनिया एप्लीकेशन पर आप इस जोश बैच को ज्वाइन करके अपनी सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये नया बैच है, सारे टॉप एजुकेटर्स में पढ़ा रहे हैं, मैं भी इसमें पढ़ा रहा हूँ, हमारी अच्छी टीम इसमें पढ़ा रही है। सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। 2,500 से 3,000 रुपए का बैच है। आप मतलब इस बैच को परचेस करके डिटेल में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एनडीए का ऑनलाइन बैच भी डिफेंस मैनिया पे परचेस कर सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स बैच में पढ़ा रहे हैं। कोई क्लास अगर आपकी छूट भी जाएगी तो विल गेट रिकॉर्डिंग। क्लियर गाइज? बाकी ये मेरा ये डिफेंस मैनिया का टेलीग्राम है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो डेली, तो मंडे टू सैटरडे मेरा करंट अफेयर का सेशन चलता है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है एग्जाम प्लेनेट। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है भाई? बने रहिए, सीखते रहिए। सेशन कैसा लगा बताते रहिए। कल दोबारा से मिलते हैं अपने अगले पॉलिटी के वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।